हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है संधि। इसको इंग्लिश में ज्वाइंट बोलते हैं। संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या यूपी गवर्नमेंट के हों, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी में संधि पे पेस्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर सभी स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि उन्हें संधि समझ में नहीं आती, संधि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। तो चलिए आज हम संधि पे ही अपनी ये क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। सबसे पहले तो संधि होती क्या है उसको समझते हैं। जो इसका शाब्दिक अर्थ है उसे हम देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाप या संयोग या समझौता भी बोलते हैं इसे। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है उसे हम देखते हैं। जब दो वर्डों के आपस में मिल जाने से कोई परिवर्तन होता है, कोई विकास होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि जानने से पहले हम स्वर जान लेते हैं। वर्णमाला की क्लास में हम स्वर और व्यंजन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बस एक हल्का सा देख लेते हैं स्वर क्या होता है। स्वर वे वर्ड जिनको बोलने में हमारा जो मुंह है उसमें कहीं प्रेशर नहीं पड़ता, कहीं रगड़ नहीं होती, ईजिली प्राणवायु मुख से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर बोलते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, ओ, औ और ऋषि। ठीक है, ये 11 हमारे स्वर होते हैं। अब स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसी तरह से व्यंजन संधि क्या होती है? जब दो व्यंजन आपस में मिलकर कोई परिवर्तन करते हैं उसे व्यंजन संधि, या कोई स्वर और व्यंजन, मतलब व्यंजन व्यंजन में भी होता है ये और स्वर और व्यंजन में भी होता है, संधि होती है, उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसी तरह से जो विसर्ग संधि होती है, जब कोई विसर्ग किसी स्वर के साथ मिल जाए या किसी व्यंजन के साथ मिलकर कोई परिवर्तन हो उसमें, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये है हमारा शिव, ठीक है, शिव प्लस आलय, ये हमारा क्या बन जाता है? शिवालय। शिवालय। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये होता कैसे है, वर्ड और वर्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? वह व्यंजन है। ठीक है, और यहाँ हमें आ दिख रहा है प्लस, यहीं पे हमारा ये जोड़ा गया है दोनों वर्ड को। तो जो कैसे जोड़ते हैं इसको समझते हैं। जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ड होता है वो प्लस जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो, इन्हीं दोनों की आपस में संधि की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, अगर ये स्वर संधि है हमारी तो यहाँ पर स्वर मिलना चाहिए हमें यहाँ व्यंजन दिखाई दे रहा है। तो ये व्यंजन, हमें पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, इस व का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आधा व है प्लस यहाँ पे ये हमारा अ स्वर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्वर अ मिलता है, प्लस यहाँ पे तो हम देख ही सकते हैं आ है हमारा स्वर, और दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं यहाँ पे? आ। ठीक है, अ और आ को जब जोड़ा जा रहा है तो हमें क्या परिवर्तन मिल रहा है? जुड़ के ये क्या बन जा रहे हैं? आ, जो कि दीर्घ स्वर है। ये कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर। और ये कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर, जो मैंने आपको वर्णमाला की क्लास में बताया था। ठीक है, जो अ, इ और उ और ऋषि, ये 4 हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद जो भी बचते हैं 7 हमारे, वो सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है,
तो हम देख सकते हैं कि जब ह्रस्व और दीर्घ मिला है तो हमें दीर्घ स्वर मिल रहा है। यही हमारे दीर्घ संधि की परिभाषा है। जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। ये दीर्घ संधि का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सवर्ण स्वर क्या होते हैं। सवर्ण स्वर मतलब होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे अ आ हो गया, ई हो गई। ठीक है, तो इन सारों को हम, जो भी हमारे स्वर हैं सवर्ण स्वर, इनको एक फैमिली बना के हम एक फैमिली ट्री में आपको दिखाएंगे और उससे इस चीज़ को समझाएंगे, जिससे कि आपको आगे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि को करने में, इसके एग्जाम्पल को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, एक फैमिली ट्री हम बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे स्वरों को, देखते हैं हम कैसे रखते हैं उन्हें। ठीक है, देखिए ये हमारा ट्री हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फैमिली बना बना के रखेंगे, किसकी, सवर्ण स्वर की। सवर्ण स्वर मतलब जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक ये बना दिया अ और आ, पता है ना हमें ये कैसे होते हैं, एक जैसे हैं। ये वाला ह्रस्व है और ये वाला क्या है, दीर्घ है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे ये आ हो गया, अब ये छोटी ई और बड़ी ई हो गई हमारी। ठीक है, उसी तरह से एक और बनाते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए। ठीक है, उसके बाद एक और बनाते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऊ और ये बड़ा ऊ, मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और ये वाला क्या हो जाएगा, ओ और औ। ठीक है, ये हमारी फैमिली ट्री यहाँ पर बन के तैयार हो गई। ठीक है, हम देख सकते हैं जो भी एक जैसे हैं उनकी मैंने एक फैमिली बना दी। ये हमारी पहली फैमिली हो गई। ठीक है, ये दूसरी वाली हो गई, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी फैमिली बना दी यहाँ पे, 5 फैमिली। किसकी, सवर्ण स्वरों की जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब इनकी सहायता से ही हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि दीर्घ संधि में आपको समझा चुकी हूँ, उसमें क्या होता है, जब इसको बहुत अच्छे से सारे केस को समझ लेते हैं। जब अ में आ जोड़ा जाता है तो भी हमें आ मिलता है। ठीक है, जब आ और आ को हम जोड़ते हैं तो भी हमें आ मिलता है। ठीक है, और जब आ और अ जोड़ता है तब भी हमें आ ही मिलता है, आ की ही संधि मिलती है। उसी तरह से ई का होता है, जब दोनों छोटी ई को जोड़ते हैं तो हमें बड़ी ई मिलती है। जब छोटी ई और बड़ी ई जोड़ते हैं तब भी हमें बड़ी ई मिलती है। जब दोनों बड़ी ई को जोड़ देते हैं तो भी बड़ी ई मिलती है। उसी तरह से जब बड़ी और छोटी जोड़ते हैं तो भी हमें बड़ी। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा जो संधि बनी हुई मिलती है लास्ट में, वो क्या होती है, दीर्घ स्वर ही होते हैं वहाँ पे। चाहे आप ह्रस्व ह्रस्व को जोड़े, दीर्घ दीर्घ को जोड़े, या ह्रस्व और दीर्घ को जोड़े आपस में, लेकिन हमें लास्ट में मिलता क्या है, दीर्घ स्वर ही मिलता है। यही हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा है। अब इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने अ और ई का बताया, इसी तरह से ऊ का भी होता है और ए का भी बनता है इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल लेकर आई हूँ उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा चरण प्लस अमृत, क्या बन जाता है, चरणामृत। अब ये कैसे बन रहा है देखते हैं। ये हमारा ड़ है, ड़ है मतलब क्या है, यहाँ पे अ है। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन है और ये आधा ड़ और पूरा अ है। पता है हमें कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते, ना लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अ मिल गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए अमृत, यहाँ तो सीधे सीधे अ है हमारा, तो अ और अ मिलके क्या बन जा रहे हैं, आ। देखिए यहाँ पे अ यहाँ भी है, यहाँ भी है, मिलके क्या बन जा रहे हैं,
आ, चरणामृत हो जा रहा है, तो कैसी संधि हो गई? दीर्घ संधि। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, परम प्लस अर्थ। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर भी अ है, ठीक है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं? आ बन जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये दोनों ह्रस्व थे, छोटे वाले थे, अ मिलके बड़ा बन गया, आ दीर्घ बन गया, मतलब हम देख सकते हैं दीर्घ बनते जा रहा है, तो ये दीर्घ संधि हो गई हमारी। तीसरा एग्जाम्पल, सरल प्लस अर्थी, ठीक है, वहां पर भी अ आया है, यहाँ पर भी अ आया है, दोनों अ मिलके क्या बन गए? आ, शरणार्थी, दीर्घ स्वर बन गया, ठीक है। उसी तरह से ई का देखते हैं, छोटी मुनि, छोटी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ये भी छोटी ही है हमारी, दोनों छोटी ही मिलके क्या बन जा रहे हैं? मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र, दोनों मिलके क्या बन जा रही है? बड़ी बन जा रही है, दीर्घ स्वर बन जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से पांचवा देखिए, कवि प्लस इंद्र, यहाँ पर भी छोटी ही है, यहाँ पर भी छोटी है, मिलके क्या बन जा रही है? कवींद्र, बड़ी यानी दीर्घ स्वर। उसी तरह से छठा देखते हैं, मंजू प्लस ऊषा, ठीक है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जा रहा है? मंजूषा, बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर, ठीक है। सातवां देखते हैं, भानु प्लस उदय, ठीक है, क्या हो जा रहा है? यहाँ पे छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, मिलके क्या बन जा रहा है? भानुदय, बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर, ठीक है। उसी तरह से सची प्लस इंद्र, यहाँ पे देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है, दोनों मिलके क्या बन रही है? सचिंद्र, बड़ी ई ही बन रही हैं, ये बड़ी हमारा दीर्घ स्वर है। तो ये हमें दीर्घ संधि का सारे एग्जाम्पल आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम वृद्धि संधि पे। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी हो रहा था, ठीक है, जो भी संधि हमारी बन रही थी वो सवर्ण स्वर की थी, एक ही फैमिली की बात हो रही थी। किसकी? या तो सिर्फ एक फैमिली, या इसकी बात हो रही थी वहाँ, या इसकी या इसकी या इसकी, तो इसी के दोनों स्वर थे, ठीक है, किसी और के साथ नहीं बन रही थी, किसी और के साथ नहीं जोड़ा रहा था, अ प्लस आ को ही जोड़ा जा रहा था, चाहे ई प्लस ई को ही जोड़ा जा रहा था। ये समझ में आ रहा है ना आपको? सिर्फ एक फैमिली की बात यहाँ पर हो रही थी, दूसरी फैमिली की नहीं, उसी फैमिली के दोनों स्वर आपस में जुड़ रहे थे और उसी में से बड़ा वाला जो दीर्घ है उसी की संधि बन रही थी। समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं हम वृद्धि संधि पे। मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगी, आप बुक से पढ़िएगा, डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, आप इस रूल से इसको समझिए। तो चलिए वृद्धि संधि की बात करते हैं हम। आप यहाँ ये एग्जाम्पल देखिए, एक प्लस एव क्या बन जा रहा है? एकैव। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? अ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा ए हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारी पहली फैमिली है, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है? ये किसी दूसरी फैमिली, ठीक है, ये पहली फैमिली, ये सवर्ण जो हमारे अ वाले थे उनसे नहीं जुड़ रहा है, किसी दूसरी फैमिली से जुड़ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद बन क्या रहा? उसी फैमिली दूसरी वाली, जो कि हमने यहाँ पे ए को तीसरी फैमिली बनाया है, तो इसे ही समझ लीजिए, मतलब ये दूसरी फैमिली है, इसे आप तीसरी कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो दूसरी फैमिली से ये जुड़ रहा है, तो उसी जब संधि बन रही है हमारी, तो इसी फैमिली की संधि बन रही, इसी का दीर्घ यहाँ पर आया है। कहने का मतलब ये है कि जब एक फैमिली को दूसरे फैमिली से जोड़ा जा रहा है तो संधि दूसरे की बन रही है, ठीक है। यहाँ दो फैमिली आपस में जुड़ रही है, वहाँ क्या था? एक ही फैमिली की बात हो रही थी और संधि भी उसी की ही बन रही थी। यहाँ पे दो फैमिली की बात हो रही है, ठीक है, और संधि दूसरी की ही बन रही है, ठीक है। जैसे एक प्लस ए एकैव हो जा रहा है, यानी एव होता है, ए या ए होता है ना, तो ये हमारा यही वाला दीर्घ आ जा रहा है इसी फैमिली का। उसी तरह से एक प्लस एक एकैक हो जा रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं अ है, अ प्लस ए हमारा क्या बन जा रहा है? ए बन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? हम देख सकते हैं कि ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, पहली फैमिली दूसरी फैमिली के साथ जुड़ रही है, तो हमारी दूसरी फैमिली का ही दीर्घ स्वर हमें संधि में मिल रहा है। ऐसी संधि हमेशा वृद्धि संधि होगी, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए, सदा प्लस ए, आ प्लस ए बन जा रहा है, सदैव। अ आ एक ही फैमिली के हैं, ए से मिल रहे हैं, दूसरी फैमिली से जुड़ रहे हैं, और क्या हो जा रहा है? हमारा दूसरी फैमिली का जो दीर्घ है वो ही यहाँ पे संधि उसी की बन रही है, ठीक है।
उसी तरह से महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। उसी तरह से तथा प्लस एव, देख सकते हैं आ और ए मिलके ए बन गया तथैव। उसी तरह से परम धन औषध परमौषध, अ प्लस अ मिलके क्या बन रहा है, बन रहा है। या तो मैंने आपको ये बताया है कि आप अ में अ जोड़े या ओ जोड़े, जो भी जोड़े, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, दीर्घ ही मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ दूसरी फैमिली का मिलेगा, मैं दीर्घ का समझ गई, दूसरी फैमिली का ही मिलेगा। ठीक है, औ जैसे दूसरी फैमिली का दीर्घ। वन प्लस औषधि, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वन औषधि। जल प्लस ओध, ये हो जाएगा हमारा जलौध। अब हमें लग रहा है वृद्धि संधि आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं गुण संधि पे। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है, इसको भी हम फैमिली ट्री से यहाँ समझेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल। देखिए देव प्लस इंद्र, ये है ना, देव प्लस इंद्र। यहाँ हम देख सकते हैं क्या आया है, अ है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस ई है, और यहाँ क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फैमिली अ आई, ठीक, दूसरी फैमिली से जुड़ रही है, वो दूसरी फैमिली है ई, ठीक, उससे जुड़ रही है, और हमें लास्ट में क्या मिल जा रहा है, तीसरी फैमिली मिल जा रही है। कहने का मतलब है कि जब 1 + 2 को ऐड किया जा रहा है, ये पहली फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, जब हम जोड़ते हैं तो हमें कोई तीसरी ही फैमिली मिल जा रही, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, कोई अलग फैमिली हमें मिल जा रही है संधि में। ऐसी संधि हमेशा गुण संधि होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखें इसको, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जा रहा है। कहने का मतलब जब अ और ई ऐड हो रहे हैं तो ए मिल जा रहा है, कोई अलग ही मिल जा रहा है। उसी तरह से दूसरा देखिए, सूर्य प्लस इंद्र, यहाँ पर भी अ और ई मिल रहे हैं तो हमें ए मिल जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब पहली फैमिली दूसरी फैमिली से मिल रही है तो संधि में हमें कोई तीसरी ही फैमिली मिल रही है। ठीक है, उसी तरह से महा प्लस ईश महेश होता है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका ठीक है, यहीं पे आपका महा प्लस ईश जो महेश बन रहा है, अगर यहीं आपका यही होता, कन्फ्यूज़न होता है इसमें, मही प्लस ईश होता तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता महिष। ठीक है, और महिष किसका एग्जाम्पल हो जाता, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाता। तो इसे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, आ प्लस ई है, ये कोई अदर फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ रही है तो कोई तीसरी मिल जा रही है हमें। ठीक है, ये इससे जुड़ रही है तो ये मिल जा रहा है। अब देखिए रमा प्लस ईश रमेश। उसी तरीके से सूर्य प्लस उदय, देख सकते हैं अ, यहाँ पे अ और उ जुड़ रहे हैं, अ भी किसी अलग फैमिली का है, उ अलग फैमिली का है, जब दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ठीक है, एक अलग फैमिली आ जा रही है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओ मिल जा रहा है हमें, मतलब अ और उ को जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ वाला मिल जा रहा है ओ, यानी अ और उ जुड़ रहा है तो ये मिल जा रहा है। कहने का मतलब जब एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ रही है तो हमें संधि में कौन सी फैमिली मिल जा रही है, तीसरी फैमिली मिल जा रही है। ठीक है, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। उसी तरह से यथा प्लस उचित, देखिए आ है, आ किसके साथ मिल रहा है, ऊ के साथ मिल रहा है तो हमें क्या मिल जा रहा है, ओ मिल जा रहा है। यथोचित, पहली फैमिली दूसरी से मिल रही है तो हमें तीसरी फैमिली मिल जा रही है। उसी तरह से महा प्लस उदय क्या हो जाता है, आ प्लस ऊ क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। मतलब पहली फैमिली दूसरी फैमिली से मिल रही है तो हमें तीसरी फैमिली मिल जा रही है संधि में। ठीक है, तो ऐसी संधि हमेशा क्या होती है, गुण संधि होती है। इसे इसी तरह से समझ लीजिए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या होती है ये समझ चुके हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब एक ही फैमिली के दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उसी का दीर्घ स्वर हमें संधि में मिलता है, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे अ प्लस अ जुड़ता है तो आ हो जाता है। उसके सारे केस हमने देखे थे। उसी तरह ई और ई जुड़ के ई ही होता है, चाहे वो छोटी ई और बड़ी ई जुड़े, या दोनों छोटी ई जुड़ जाएं या दोनों बड़ी ई जुड़ जाएं, तो भी हमें लास्ट में बड़ी ई मिलता है। कहने का मतलब हमेशा दीर्घ स्वर मिलता है और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं में संधि होती है।
या तो सिर्फ इसी में संधि होगी या इसी में या इसी में या इसी में, समझ रहे हैं आप? उन्हीं जो दो स्वर हैं उन्हीं में संधि होती है। ठीक है, ये हो गए दीर्घ संधि के। अब वृद्धि संधि का क्या मैंने बताया है कि कोई एक फैमिली दूसरी फैमिली से कनेक्ट होती है, ठीक है, वो उससे जुड़ती है, तो हमें क्या मिल जाता है, उसी दूसरी फैमिली का दीर्घ वाला स्वर मिलता है। ये क्या हो जाता है, हमारा वृद्धि संधि होती है। देख सकते हैं हर जगह एक फैमिली दूसरी से मिल रही है तो दूसरी वाली हमें संधि में मिल रही है। अब गुण संधि क्या थी? गुण संधि बिल्कुल अलग। जब एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ रही है तो हमें संधि में तीसरी फैमिली मिल जा रही है। ठीक है, जैसे हमारा देव प्लस इंद्र था, ये और ई मिलके क्या मिल जा रहे हैं, जुड़ के हमें ए मिल जा रहे हैं। ठीक है, एक फैमिली दूसरी फैमिली से जुड़ रही है तो हमें तीसरी फैमिली मिल जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा, तो आई होप कि ये फैमिली ट्री आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम यड़ संधि, अयादि संधि देखेंगे, फिर आगे व्यंजन और विसर्ग संधि भी हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, देघ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। अब इस पे आपको क्या करना है, ये इस तरह से समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इस जो चीज़ आपने यहाँ पर समझी है, जो मैंने आपको बताया है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि संधि का कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है जो मैं बता दूँ और आप आराम से कर ले। जिस तरीके से समझा सकती थी चीज़ों को, मैंने यहाँ पे आपको बहुत सरल करके, सिंपल करके समझाया है चीज़ों को। परिभाषा के अलग, परिभाषा से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न होती है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को मैंने फैमिली बना के आपको समझाया है। इस तरीके से अब आप बुक उठाइए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी जो मैंने आज आपको बताई है संधि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में इन्हीं सारी संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वर संधि ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसके जितने भी पार्ट होते हैं। आगे यड़ संधि और अयादि संधि को हम लोग करेंगे। तो बस आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ बोलने में इधर उधर हो गई हो गलती, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की संधि के साथ, हम फिर से आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।